हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 28 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, टीचर का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 8 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे ऋतुएं, ठीक है। और ये ऋतुएं जो टॉपिक है ये कौन से पार्ट 4 से जलवायु से लिया गया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। अब आज की जो वर्कशीट है इसमें मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु बताऊंगी और जो कि आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कोरियालिस बल, ठीक है। क्या बताया गया है? कोरियालिस बल। ये क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियालिस बल कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी घूर्णन करती है, घूर्णन गति, उससे जो उत्पन्न होता है बल, उसे कोरियालिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। जो हवा होती हैं वो किधर हो जाती हैं? उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। बच्चों ये जो पॉइंट बताया है इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। इसे क्या कहते हैं? इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। बच्चों लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें फेरेल के नियम पर आधारित ये कोरियालिस बल का विवरण पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट है जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में अत्यधिक ऊंचाई, कितनी ऊंचाई? 12,000 मीटर से अधिक पर एक सक्रिय पट्टी में पाई जाने वाली तेज पश्चिमी पवनों को जेट धाराएं कहते हैं। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। क्या है? एक सक्रिय पट्टी में पाई जाने वाली तेज पश्चिमी पवनों को जेट धाराएं कहते हैं। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा से सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। मतलब गर्मियों में कितनी होती है? गर्मियों में जो जेट धाराएं होती हैं इनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और सर्दियों में क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है ना। जो गति होती है इसकी कितनी हो जाती है? 184 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। जो हवा होती है उसकी रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। तो ये कौन सी होती है? ये जेट धाराएं होती हैं, है ना। और वायुमंडल की कौन सी में? क्षोभ मंडल परत में होती हैं। ये कहाँ चलती है बच्चों? क्षोभ मंडल परत में। ये आपको याद रखना है। वायुमंडल हमारा कई परतों में विभाजित है ना। तो क्षोभ मंडल जो परत होती है उसमें जेट धाराएं चलती हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ मतलब तेज हलचल या तूफान भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होते हैं। बच्चों देखो, जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है ये किस कारण से होता है? इसका नाम पश्चिमी है ना, तो ये किसके कारण होता है? पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है ना। और ये जो तूफान आता है ये कहाँ आता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आता है ना। और ये कब आता है? सर्दी के महीनों में आता है। तो आपको ये पॉइंट सभी याद रखने हैं। ये प्राय भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। कौन से? पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों एल नीनो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। बच्चों जो क्रिसमस का समय होता है आपको पता है 25 दिसंबर के आसपास बहुत ठंड होती है और जब ठंड होती है तो उस ठंड के समय में जो ठंडी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा की जगह कौन सी जलधारा आ जाती है? गर्म जलधारा आ जाती है। तो जब ठंडी की जगह गर्म जलधारा आ जाती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? एल नीनो का नाम दिया जाता है। यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, ठीक है। तो एल नीनो कौन सा शब्द है? किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। क्या करती है ये? समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो जलधारा गर्म होती है ना। तो गर्म होने की वजह से क्या होता है? वहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। तो व्यापारिक पवनें रुक जाती हैं, थम जाती हैं। तो ये किसका प्रभाव होता है? ये एल नीनो जलधारा का प्रभाव होता है। तो आपको याद रखना है ये एल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये कब दिखाई देती है बच्चों? 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर। यह हर साल नहीं दिखाई देती है, लगभग 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर एल नीनो जलधारा दिखाई देती है, ठीक है।
अब फिफ्थ पॉइंट आता है मानसून। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। किससे हुई है? मौसम शब्द से हुई है मानसून की उत्पत्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून का मतलब क्या होता है कि एक वर्ष में, ठीक है, वायु की दिशा में परिवर्तन ऋतु के अनुसार। किसके अनुसार? ऋतु के अनुसार। जैसी ऋतु होती है उसके अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? मानसून कहा जाता है। मानसूनी जलवायु की एक विशेषता विशिष्ट मौसम प्रतिरूप होती है। इसकी विशेषता क्या होती है? विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप। जैसा मौसम होता है उसी के अनुसार हवाएं चलने लगती हैं। जैसे मान लीजिए बरसात का मौसम है तो ठंडी हवा हो जाएंगी, गर्मी का मौसम है तो गर्म हवा हो जाती है ना। ठंड का मौसम होता है, शीत ऋतु होती है तो शीत हवाएं हो जाती हैं, बहुत अधिक ठंडी हो जाती हैं। तो जिससे मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो ये हमने क्या पढ़ा अभी? मौसम, मानसून के बारे में पढ़ा। ठीक है, मानसून क्या होती है? वायु की दिशा में परिवर्तन, और वो किसके अनुसार होता है? ऋतुओं के अनुसार। जैसी ऋतु होती है उसी के अनुसार हवा में परिवर्तन हो जाता है, वायु की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। अब हम जानेंगे भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। कौन कौन सी है? पहली है शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है मानसून का आगमन, और चौथा होता है मानसून की वापसी। ठीक है, ये 4 ऋतुएं हैं। तो ये जो 4 ऋतुएं हैं ये बारी बारी से आती हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है? भारत में मानसूनी जलवायु है। जो भारत की जलवायु वो कैसी है? मानसूनी है। अब देखिए शीत ऋतु और यहाँ ग्रीष्म ऋतु, दोनों ऋतुओं के बारे में बताया गया है। तो शीत ऋतु कब से कब तक होती है? इसका समय मध्य नवंबर से फरवरी तक होता है। ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से मई तक होता है। जो शीत ऋतु होती हैं ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, पहले मैं आपको शीत ऋतु के बारे में सारा बता देती हूँ, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु बताऊंगी। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। किधर से? स्थल से, जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। बच्चों आपको पता है सबसे ज़्यादा ठंड कब पड़ती है? दिसंबर और जनवरी के महीने में। यहाँ कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। सामान्यतः आसमान साफ रहता है, तापमान और आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर दक्षिण की ओर बढ़ती हैं हवाएं तो कैसा होता है? वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। देश के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क होता है। ठीक है, जो अधिकांशतर भाग होते हैं वहाँ पे बरसात नहीं होती, मौसम शुष्क रहता है। लेकिन तमिलनाडु तट पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है। जो तमिलनाडु है वो समुद्री तट के किनारे है तो वहाँ पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है। कब होती है? शीत ऋतु में। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में भी वर्षा हो जाती है। ठीक है, उत्तरी मैदानों में भी कभी कभी बरसात होती है शीत ऋतु में। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन रहता है। जो प्रायद्वीपीय भाग हैं, है ना, तो जो भारत, उत्तर भारत है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होता है? पवनों के प्रभाव के कारण क्या होता है? तापमान के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन रहता है। कब? शीत ऋतु में। मतलब कि जो हवाएं होती हैं वो ठंडी ही रहती हैं, यहाँ पे गर्म हवाएं नहीं चलती हैं प्रायद्वीपीय भाग में। अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु का समय क्या होता है? मार्च से मई तक का समय होता है। ठीक है, उत्तरी मैदान में तापमान में अत्यधिक वृद्धि, जिससे कम दाब का लंबवत क्षेत्र तैयार हो जाता है। तो तापमान में बहुत अधिक वृद्धि होती है। कहाँ पर? उत्तरी मैदान में। उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में दिन के समय धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन लू का चलना। तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है इसमें क्या होती है? धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं और शुष्क पवन चलती हैं, बहुत तेज गर्म पवन चलती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है ना। ये कहाँ चलती है? उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में। कई बार तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा या हिमवृष्टि, जिसे पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो गर्मी के मौसम में क्या हो जाता है? कभी कभी बहुत तेज बरसात भी हो जाती है, मूसलाधार बारिश हो जाती है गर्मियों में, है ना, या हिमवृष्टि हो जाती है या ओले पड़ने लग जाते हैं। और अगर मूसलाधार बरसात होती है या हिमवृष्टि होती है तो इसे बंगाल में क्या कहा जाता है? काल वैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? काल वैसाखी का नाम दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल में। ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा, जिससे आम जल्दी पक जाते हैं, आम वर्षा कहलाती है। ये कहाँ पर होते हैं बच्चों? आम कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? कर्नाटक एवं केरल में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऋतु के अंत में, ग्रीष्म ऋतु का जब समापन होने को होता है तो कर्नाटक और केरल में मानसूनी वर्षा होती है। जब मानसूनी वर्षा होती है तो क्या होता है? उससे आम जल्दी पक जाते हैं, इसे आम वर्षा कहलाती है। इस बरसात को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं।
आम्र वर्षा, आम्र मतलब आम। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। ठीक है, समुद्री पवनों के कारण क्या रहता है, तापमान में ना के बराबर परिवर्तन, मतलब ग्रीष्म ऋतु में गर्म ही तापमान रहता है। तो बच्चों शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में आपने अच्छी तरह से समझा, और इससे पहले हमने ऋतुओं के बारे में जाना था, और इससे पहले इसमें कुछ धाराओं के बारे में और जो पॉइंट्स बताए गए थे, ये सभी बच्चों एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरी वर्कशीट को बहुत ध्यान से सुने और समझें। अब इसके बाद प्रश्न है, वर्कशीट पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। देखिए, एल नीनो से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है। मैं अभी आपको लिखित रूप में सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी। दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्यों। बच्चों, इससे पहले जो वर्कशीट आई थी उसमें भी लगभग ऐसा ही एक प्रश्न था कि दिल्ली का तापमान गर्म क्यों रहता है, और जो समुद्री तट के किनारे हैं नहीं, दिल्ली का तापमान ठंडा क्यों रहता है, और जबकि जो समुद्री तट के किनारे हैं वहाँ का तापमान बहुत अधिक गर्म क्यों रहता है ना। तो जो तापमान में अंतर था उसका क्या कारण था, वो हमने पहले वर्कशीट में भी समझाया था, और अभी मैं आपको लिखित रूप में भी दिखाऊंगी। भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। शीत ऋतु की विशेषताएं ये हमने अभी पढ़ी थी, ये सभी शीत ऋतु की विशेषताएं हैं। मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों, जो भारत देश है उसमें चारों जो ऋतुएं होती हैं उनका एक एक करके आगमन होता रहता है, तो इस तरह से जो यहाँ की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। तो अब हम सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, एल नीनो से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, एल नीनो के बारे में, है ना। देखिए, क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर, है ना, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर आपको याद रखना है, अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो कहा जाता है। किस समय होती है ये, क्रिसमस के समय, मतलब दिसंबर के महीने में जो ठंडी जलधारा है पेरू जलधारा, उसकी जगह पर कौन सी जलधारा रूप ले लेती है, गर्म जलधारा रूप ले लेती है। ठीक है, गर्म जलधारा, तो इसे क्या कहा जाता है, एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। एल नीनो की जो उपस्थिति होती है वो क्या करती है, उससे क्या होता है, जो गर्म जलधारा है तो उसकी वजह से देखो इसका क्या प्रभाव होता है, यहाँ इसमें प्रभाव बताया गया है कि एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। जो एल नीनो होती है ये व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है, यही इसका प्रभाव पड़ता है, और समुद्र के तापमान को भी बढ़ा देती है। अब पढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 2। दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्यों। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए, दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है और चेन्नई समुद्र के पास है। ठीक है, चेन्नई जो है वो समुद्र के पास है, तो इस वजह से जो दिल्ली और चेन्नई दोनों के तापमान में अंतर होता है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो बच्चों देखो, भारत में शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है, भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है। कब से रहती है, नवंबर के महीने में ठंड स्टार्ट हो जाती है, और कब तक रहती है, फरवरी तक रहती है। ठीक है, उत्तर भारत में दिसंबर तथा जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। यहाँ पे हम शीत ऋतु की विशेषताएं बता रहे हैं, तो जो दिसंबर है और जनवरी का महीना है ये बहुत अधिक ठंडा रहता है। तीसरा पॉइंट है, शीत ऋतु में व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। और फोर्थ पॉइंट है बच्चों, शीत ऋतु में देश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहता है, केवल तमिलनाडु तट के कुछ भागों पर वर्षा होती है। तो ये पॉइंट्स कौन से थे, हमने शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताएं समझी। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। बच्चों, आपको पता है भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, और क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, है ना। तो यहाँ की जो मौसमी अवस्थाएं हैं उसमें बहुत अधिक परिवर्तन होता रहता है, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, कभी शीत ऋतु आ जाती है ना, कभी बसंत ऋतु आ जाती है। तो ये क्या है, ये ऋतुएं, मानसून का आगमन हो जाता है, फिर मानसून चला जाता है, तो ये सब क्या है, ये ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। इसी की वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु हो गई है ना। तो इसका आंसर देखिए, भारत की जलवायु मानसूनी है क्योंकि भारत में 4 ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन तथा मानसून की वापसी। ये 4 ऋतुएं बच्चों आपको याद रखनी है। ठीक है, भारत देश में एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, इसीलिए मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन
होता है। यही कारण है जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, यहाँ की जलवायु में परिवर्तन होता रहता है ना। तो इसी कारण क्या होता है, मौसमी अवस्थाओं में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता रहता है। तो बच्चों आई होप कि आपको वर्कशीट पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों हमारे चैनल पर इंग्लिश, हिंदी और SST के शुरू से अभी तक के सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप हमारे के गुरु चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट में आपको सारे 9th क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ पे भी सभी वीडियोस SST के, हिंदी और इंग्लिश के देख सकते हैं। बच्चों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।